कभी सोचा है कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिनके शहरों की प्लानिंग, उनका सीवरेज सिस्टम और सड़कें आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर थीं? चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता के इन रहस्यों की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जिसने दशकों से इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को उलझा रखा है। आखिर कौन थे ये लोग और कैसे आज से हजारों साल पहले उन्होंने इतनी मॉडर्न दुनिया बना ली थी? ये कहानी सिर्फ पुरानी ईंटों की नहीं है, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग और शहरी सोच की उस बुनियाद की कहानी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व की। सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में एक पूरी तरह से विकसित शहरी सभ्यता फल फूल रही थी और करीब 700-800 सालों तक ये अपने चरम पर थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। इसका फैलाव था करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये उस दौर के मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा इलाका था। तो आखिर इतने बड़े और उन्नत साम्राज्य के राज क्या थे? तो हम इस सभ्यता के बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है उनके शहरों से, जो इतने कमाल के थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सिंधु घाटी के शहर आज की तरह बस यूं ही नहीं बस गए थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले कागज पर एक पूरा नक्शा तैयार किया, एक मास्टर प्लान बनाया और फिर एक एक ईंट ठीक उसी प्लान के हिसाब से रखी गई। जरा इनकी प्लानिंग देखिए। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हर घर पक्की ईंटों से बना था और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर में अपना आंगन और बाथरूम था जो एक अंडरग्राउंड नाली से जुड़ा था। ये उस जमाने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में उनके शहर भी एकदम व्यवस्थित तरीके से 2 हिस्सों में बटे थे। एक था ऊपरी शहर, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना था, शायद यहाँ शासक वर्ग या शहर के जरूरी लोग रहते थे। और फिर था निचला शहर, जहाँ आम लोग रहते थे। ये बनावट दिखाते हैं कि उनका समाज कितना मुनज्जम था। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में साफ सफाई का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं था, यहाँ हर घर की नाली मेन ड्रेनेज लाइन से जुड़ी थी और ऊपर से ढकी हुई भी थी। पब्लिक हेल्थ को लेकर ये क्रांतिकारी सोच थी। तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात, लेकिन इन शानदार घरों और सड़कों पर जो लोग रहते थे वो कैसे थे? क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं? हमारा दूसरा सुराग हमें उनकी जिंदगी के और करीब ले जाता है। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती ही थी। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वे कमाल के कारीगर भी थे। सुंदर मन के बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना और तांबे और कांसे के औजार बनाना, इन सब में माहिर थे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, लोहा अभी नहीं आया था, ये कांस्य युग था। और वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूर दूर के इलाकों से व्यापार भी करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि हमें कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, लेकिन उनकी मुहरों और मूर्तियों से उनके विश्वासों का अंदाजा लगता है। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, धरती को मातृदेवी के रूप में, पेड़ों को और जानवरों को भी पूजते थे। और मोहनजोदड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा, जो पानी की पवित्रता को दिखाता है। अच्छा, हमारा ये सारा ज्ञान कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई से आता है। इन्हें हम केस फाइलों की तरह देख सकते हैं, जिन्होंने एक एक करके इस महान सभ्यता के रहस्य खोले हैं। तो हमारी पहली केस फाइल है मोहनजोदड़ो। इसके नाम का मतलब ही कितना रहस्यमयी है, मृतकों का टीला। जब ये शहर खोजा गया तो इसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं था, ये एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता का जीता जागता सबूत था। यहाँ से जो चीजें मिली हैं वो आज भी दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान है। विशाल स्नानागार, जो उनकी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कांसे से बनी वो मशहूर नाचती हुई लड़की की मूर्ति, जो उनकी कला को दिखाती है। और पशुपति की मोहर, जिस पर एक योगी जैसी आकृति बनी है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं।
अब चलते हैं हड़प्पा की ओर। ये वो पहला स्थल था जिसे खोजा गया था और इसीलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा से हमें उनकी समाज की संरचना की एक झलक मिलती है। यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। साथ ही मजदूरों के रहने के लिए एक लाइन से बने क्वार्टर्स भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि समाज में एक व्यवस्थित श्रम विभाजन था। और हाँ, यहाँ भी मातृ देवी की ढेरों मूर्तियां मिली हैं जो उनके धार्मिक विश्वासों को और पक्का करती हैं। हमारी आखिरी और बेहद अहम केस फाइल हमें गुजरात के लोथल ले जाती है। ये शहर हड़प्पा सभ्यता का दुनिया से जुड़ने का दरवाजा था, एक हलचल भरा बंदरगाह और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र। और लोथल में जो मिला वो सचमुच हैरान करने वाला है। दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड, यानी जहाज बनाने और मरम्मत करने की जगह। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर के भी बादशाह थे। यहाँ से मिले एक जहाज के छोटे से मॉडल और मनके बनाने के कारखाने से पता चलता है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो हमने उनके शहरों को देखा, उनकी जिंदगी को समझा और उनकी कलाकृतियों को भी। लेकिन अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर। आखिर इतनी उन्नत सभ्यता का हुआ क्या? वो गायब कैसे हो गई? करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ तो ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये फलते फूलते जिंदा दिल शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे और कुछ ही सदियों में ये शानदार महानगर खंडरों में तब्दील हो गए। आखिर हुआ क्या था? लाखों लोग कहाँ चले गए? देखिए, इस महान पतन को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ शुरुआती इतिहासकारों ने कहा कि बाहर से आक्रमण हुआ होगा, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आज ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि वजह शायद पर्यावरण में आया कोई बड़ा बदलाव था। हो सकता है नदियां सूख गई हों, या कोई भयानक भूकंप आया हो, या फिर जलवायु परिवर्तन ने उनकी खेती को तबाह कर दिया हो। सच तो ये है कि कोई एक जवाब इस पूरी पहेली को सुलझा नहीं पाता। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक सभ्यता जो शहरी नियोजन, साफ सफाई और व्यापार में अपने समय से सदियों, शायद हजारों साल आगे थी, आखिर वो गुमनामी के अंधेरे में कैसे समा गई? शायद सिंधु घाटी हमें यही सिखाती है कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी प्रकृति और समय के आगे कितनी नाजुक हो सकती हैं। इसका असली जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में ही दफन रहेगा।